हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो टॉपिक था पार्लियामेंट, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने थोड़ी बेसिक जानकारी देखी थी। जैसे फर्स्ट क्लास से हमने क्या राज्यसभा की जितनी भी संपूर्ण जानकारी थी वो कंप्लीट करी थी। फिर कल हमने लोकसभा के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जैसे कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी, 552। 2 सीटें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो सीटों की संख्या कितनी रह गई, 550। परंतु वर्तमान में कितनी लोकसभा की सीटों की संख्या 543 थी। तो 530 सदस्य तो राज्य से और 13 सदस्य यूटी से चुने जाते हैं अपने पास में। तो 530 सदस्य राज्य के हैं और 13 सदस्य यूटी के थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या राष्ट्रपति किसी और सदस्य को नामित कर सकता है क्या? नहीं। राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है, मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने का अधिकार का प्रावधान समाप्त कर दिया गया अपने पास में। ठीक है, अब देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व अपन ने देखा था 61 अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। जो मतदान करने की उम्र थी वो पहले क्या थी, 21 वर्ष थी। तो मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई थी। किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई, 61 अमेंडमेंट 1989 के द्वारा की गई थी। इसके बाद अपन ने देखा अगला कि इसके अंदर जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए एक अलग नियम बनाया गया था 1965 के अंदर। इसके बाद नामित या मनोनीत सदस्य अपन देख चुके थे कि 2020 तक इसको बढ़ा दिया था। परंतु 104वें संविधान संशोधन 2020 से जो मनोनीत करने की शक्ति थी किसको, राष्ट्रपति को, किनको, एंग्लो इंडियन को, तो वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, जो पर आज जो अपने को पढ़ना है, फिर अपन ने चुनाव प्रणाली के इनके बारे में देखा था। पर जो आज अपने को पढ़ना है वो संसद के सदनों के स्थानों का रिक्त होना। अर्थात अगर कोई भी जो सांसद है अपने पास में, वो पहले लोकसभा में सदस्य चुन लिया जाता है, फिर उसके बाद उसे राज्यसभा से सदस्य चुन लिया जाता है। तो उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन के अंदर ही क्या सदस्य रहना होगा। तो उसे दूसरे सदन से क्या है, त्याग पत्र देना होगा। परंतु अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, 10 दिनों के भीतर उससे ये तय करना होगा खुद की इच्छा से या व्यक्तिगत निर्णय उसका ये होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है तो उसे राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना होगा, और राज्यसभा का अगर वो सदस्य रहना चाहता है तो उसे लोकसभा की सीट से इस्तीफा देना होगा अपने पास में। ठीक है, तो उससे क्या है, 10 दिनों के भीतर राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है। देखो, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। इस कारण से क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951। तो क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में से सांसद चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर क्या है, ये बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ये बात अभी अपन ने डिस्कस करी। और अगर वो सूचना नहीं देगा तो राज्यसभा में उसकी सीट खाली मानी जाएगी। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन, और राज्यसभा के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी देख चुके हैं। तो देखो, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में क्या है, उसका पद रिक्त हो जाता है। अर्थात उदाहरण के लिए कोई भी सांसद जो पहले क्या था लोकसभा का सदस्य, परंतु उसे बाद में राज्यसभा के सांसद के या सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, तो उसकी क्या है, लोकसभा वाली सीट खाली मानी जाएगी। वो क्या होगा, फिर अब राज्यसभा का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़े, तो अमेठी से भी वो चुनाव जीत गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और वायनाड केरल से चुनाव लड़े तो वहाँ से भी चुनाव जीत गए। अब क्या हुआ, वो दोनों सीटों पर चुनाव जीत गए। तो यही बात बोलिए कि उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को क्या है, खाली करना होता है। अब देखो क्या होगा, अगर वो खाली नहीं करेगा तो दोनों सीटें क्या है, रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, दोनों सीटें क्या है, रिक्त हो जाएगी। अभी राहुल गांधी खास सांसद है वायनाड केरल से अपने पास में, तो उन्होंने क्या है, अमेठी यूपी वाली सीट छोड़ दी अपने पास में। ये क्या है, उदाहरण इस प्रकार से कि एक व्यक्ति एक ही सदन के अंदर अगर 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे एक सीट स्वेच्छा से ही त्यागनी पड़ती है, और एक सीट से क्या है, वो सांसद चुना जाता है अपने पास में। ठीक है, इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अपने पास था 1998 में अशोक गहलोत, जो खा के थे राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। तो वो पहले क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो जब उन्हें राजस्थान का सीएम चुना गया तो उन्होंने क्या है, अपनी जो लोकसभा के सदस्य थे उससे क्या दिया, इस्तीफा दिया उन्होंने। उसके बाद उन्हें राजस्थान का क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब उदाहरण के लिए इसको अपन देखें कि कोई भी राज्य विधानमंडल के अंदर कोई सदस्य, अर्थात क्या है, वो विधायक है, परंतु उसका चुनाव क्या कर लिया जाता है, सदन के अंदर, संसद या लोकसभा में, किसी भी राज्यसभा में भी कर लिया जाता है। तो उसे क्या है, राज्य विधानमंडल की सीट से इस्तीफा देना होता है अपने पास में। फिर वो क्या है,
आगे चल जाते अपने पास में। ठीक है, अब देखो उदाहरण है इसके पास, अपने पास हरियाणा के सीएम कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे। तो मनोहर लाल खट्टर क्या थे, सीएम थे। और अभी रिसेंटली का उदाहरण लेके अपन, तो बिहार के सीएम कौन थे, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने क्या करा, इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें राज्यसभा सांसद चुन लिया गया था। तो उन्होंने बिहार के सीएम से अपनी विधायक की सीट से इस्तीफा दिया और उन्हें राज्यसभा सांसद में बनाया गया। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर थे, तो मनोहर लाल खट्टर को भी लोकसभा सदस्य बनाया गया था अपने पास में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद निरर्हता क्या क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। सदन के अंदर पहले निर्देश दिए होते हैं और अगर वो निर्देश से क्या है, निरर्हत पाया जाता है, निरर्हत से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान क्या है, रिक्त हो जाता है। अब मान लो ये जो निरर्हता है ये संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज होती है, तो उसके अंदर क्या है, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है। यानी 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल विरोधी अधिनियम। उसके अंदर अगर वो निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है अपने पास में। ठीक है, पद त्याग, अब अपन कल ही पढ़ चुके हैं, दल बदल क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीता है, अर्थात क्या, निर्विरोध चुनाव जीता है वो अपने पास में, अगर वो चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो भी क्या है, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आएगा। और यदि कोई सरकार, मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार है अपनी, अभी बीजेपी है अपने पास में, तो बीजेपी अगर कोई व्हिप जारी करती है, व्हिप अर्थात किसी भी पक्ष में वोट करने के लिए, तो क्या होता है, अगर कोई सांसद सरकार के विपक्ष में वोट कर देता है तो भी उसकी क्या, सदस्यता समाप्त हो जाती है, उस पर क्या लगा दिया जाता है, दल बदल विरोधी अधिनियम लगा दिया जाता है अपने पास में। ठीक है, अब देखो पद त्याग क्या होता है, कोई भी सदस्य यथास्थिति अर्थात उस समय की क्या स्थिति है और वो अपना क्या करना चाहता है, पद को त्याग करना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है अपने पास में, तो वो क्या होगा, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। भाई लोकसभा में अभी अपन बात करें, लोकसभा को संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा का संचालन कौन करता है, राज्यसभा के सभापति। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 64 के अंदर अपने पास में लिखा हुआ है। तो देखो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र के द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है, और त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है अपने पास में। ठीक है, हालांकि सभापति अध्यक्ष को इससे कोई भी त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को यह भी अधिकार है कि वो अगर इस्तीफा दे रहा है कोई भी सांसद तो उसको क्या है, वो स्वीकार नहीं कर सकते, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, यह क्या है, वास्तविक नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इस इस्तीफे पर स्वविवेकानुसार निर्णय लेते हैं, अर्थात अगर उन्हें ठीक लगता है कि ये खुद की स्वेच्छा से इस्तीफा दिया गया है तो उसे स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा उन्हें नहीं लगेगा कि स्वेच्छा से उन्हें ये इस्तीफा नहीं दिया गया है तो उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति अर्थात क्या बात कर रहे हैं अपन, अनुपस्थिति में देखो क्या है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से, मतलब अगर सदन की अनुमति नहीं है और 60 दिनों से वो क्या सदन में नहीं आ रहा है तो अधिक समय तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन क्या है, उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। भाई 2 महीने से गायब है कोई भी सांसद और वो क्या सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उस सदन की क्या सीट को रिक्त किया जा सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया गया है। भाई अगर सदन की स्थगन हो गया है और सत्रावसान में क्या लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है अपने पास में। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई थी। इसके बाद अन्य स्थिति क्या आती है, भाई कौन कौन सी अन्य स्थितियाँ है कि जब संसद के जो सदन रहते हैं तो उनके सदस्यों की वो क्या है, सीट रिक्त हो जाती है अपने पास में। तो देखो क्या, यदि न्यायालय क्या उस चुनाव को अमान्य शून्य घोषित कर देता है, जिस भी सदस्य का चुनाव संसद के सांसद के लिए किया जाता है अगर उसका चुनाव भी क्या शून्य घोषित कर दिया जाए, अर्थात न्यायालय को लगेगा कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर इस पर कोई संदेह है तो उसके चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है, तो क्या उसकी सीट भी रिक्त हो जाती है अपने पास में। और यदि सदन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, सदन को लगेगा कि ये किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त है तो उसे क्या सदन के द्वारा निष्कासित भी किया जा सकता है। और यदि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति का चुनाव
जो संसद के जो सदन के सदस्य रहते हैं उसके अंदर से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है तो क्या उसकी सीट की रिक्त मानी जाती है, उसकी सीट की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यदि उसे राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, भाई अगर किसी को राज्य को राज्यपाल बना दिया है तो भी क्या उस सांसद की सीट रिक्त मानी जाएगी अपने पास में। कोई निरहर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया के द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। भाई अगर कोई भी संसद के अंदर निर्वाचित हुआ है तो उसे आप इसी प्रक्रिया के द्वारा शून्य घोषित नहीं कर सकते। और इस मुद्दे को क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा सुलझाया जा सकता है अपने पास में, ठीक है। इसके अंदर क्या 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 होता है कि हाई कोर्ट चुनाव को अमान्य शून्य ठहरा सकता है। हाई कोर्ट की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या ठहरा नहीं सकता शून्य, परंतु हाई कोर्ट शून्य ठहरा सकता है। और असंतुष्ट व्यक्ति को हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी अधिकार होता है। भाई सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था न्याय की कौन है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट उसके चुनाव को अमान्य शून्य घोषित कर देता है तो उसे यह भी अधिकार है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है अपने पास, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान की बात करते हैं। अब शपथ अपन ने पढ़ी है कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 99 के अंदर है, संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ। अपन ने आर्टिकल 98 क्या पढ़ा था, संसद का सचिवालय सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की अपन ने बात करी थी, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या है, यदि संसद के सदन के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले क्या राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए किए गए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। और शपथ और प्रतिज्ञान में अपने को सब पता है कि क्या क्या, कि भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और एक अखंडता की अक्षुण्ण रखूंगा और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है। भाई अगर शपथ ली नहीं आपने तो आप सैलरी किस बात की लोगे। अपन ने अनुसूची 2 पढ़ी थी, 2 तारीख को क्या आती है, सैलरी आती है, और अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। परंतु अगर आपने शपथ ही नहीं ली है तो आप सदन के सदस्य हो ही नहीं। तो क्या सदन के सदस्य से पहले आपको अगर उसकी कार्यवाही में भाग लेना है तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा आपको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी अपने पास में, ठीक है। मत भी नहीं दे सकते आप, वह संसद के क्या है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का भी हकदार नहीं हो सकता, ठीक है, अगर जब तक वो शपथ नहीं लेता। निम्नलिखित परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन क्या देना होगा, 500 रुपये जुर्माना देना होगा। भाई कोई भी व्यक्ति जो सदन के सदस्य के रूप में बैठेगा तो उसे 500 रुपये जुर्माना भरना होता है अपने पास में, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर कोई बैठता है तो अगर वो जानता है कि वो अर्हता नहीं रखता है, अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हता है, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर मैं राज्यसभा के सदन की बात करूं तो क्या भारत का नागरिक 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए अपने पास में। तो अगर वह जानता है कि वह अर्हता ही नहीं रखता है या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है, जब तक कि उसे मालूम है कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है, अर्थात उसे मालूम है कि भाई कोई भी संसद की विधि के द्वारा ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वो वोट भी दे सकता है अपने पास में या उसे संसद में बैठने का अधिकार है। अगर वो ऐसा करता है तो क्या उसको अपन सदन का सदस्य अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद आती है वेतन और भत्तों की बात, ठीक है, सैलरी की बात अपन करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य रहते हैं ना, वो संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इन जो सांसद इतने सारे, उनको सदस्यों को जो सैलरी दी जाती है अर्थात वेतन और भत्ते जो परिलब्धियाँ दी जाती है वो खास से उसकी पूर्ति की जाती है, तो वो की जाती है संसद के द्वारा संचित निधि कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात अपन करेंगे। क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो खास दी जाती है, ये क्या कहते हैं, अपन वेतन और भत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेतन व भत्ते तो ये दिए जाते संसद द्वारा संचित निधि कोष से, ठीक है। कहाँ से दिए जाएंगे, संचित निधि कोष से दिए जाते हैं। चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी हो, चाहे उनके जो रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन दी जाती है अपने पास में, हाई कोर्ट के जो, अब देखो हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट के जजों को सैलरी तो कौन देगा, राज्य द्वारा संचित निधि कोष से, परंतु उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है भारत के संचित के निधि कोष से, परंतु उनको जो सैलरी दी जाती है जब वो काम करते हैं तो दी जाती है राज्य के संचित निधि कोष से अपने पास में, ठीक है। तो संसद द्वारा संचित निधि कोष से, ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है अपने पास में, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या बोला है, वेतन और भत्तों की बात बोली है, ठीक है। प्रत्येक सदन को क्या निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार होता है। संविधान में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन संसद क्या है अपने सदस्यों को पेंशन देती है हर बार पे। अब देखो 1954 में क्या कि सबसे पहले 1954 में बात करें अपन, 1952 में सर्वप्रथम क्या हुए थे, आम चुनाव हुए थे अपने पास में। फिर 1954 में क्या प्रावधान किया गया कि संसद ने प्रत्येक सदन के सदस्य के लिए वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम बनाया, सॉरी, ठीक है। 2018 में क्या सदस्यों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। फिर चुनाव क्षेत्र का भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया, और कार्यालय का जो वेतन वो 45,000 के बढ़ाकर 60,000 कर दिया, ठीक है। ये अपने कुछ भी काम करने किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, परंतु जनरल इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। कब, 2018 के अंदर। पहले कितना था, 50,000, जिससे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, और 45,000 से बढ़ाकर 70,000। भाई देखो हर एक चीज़ एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, परंतु अपने को नॉलेज तो हर चीज़ की, हर एक डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए अपने को। कोई भी किधर से भी रैंडम क्वेश्चन करे तो आपको पता होना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि सामने वाले को हर एक चीज़ इतनी डीप में पढ़ रखी है अपने पास में, ठीक है। चुनाव क्षेत्र 45,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया था अपने पास में, ठीक है। अब देखो प्रत्येक दिन के आवासन के लिए उनको 1,000 रुपये से खर्चा जो था वो 2,000 रुपये कर दिया। भाई 1,000 रुपये दैनिक भत्ते के मिलते थे उनको, तो बढ़ाकर कितना कर दिया, 2,000। अब देखो 1976 में एक अच्छा कार्य 42 अमेंडमेंट हुआ था, जिसे अपन लघु संविधान की संज्ञा भी देते। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, पूरा भाग 4 अलग जोड़ा गया था अपने पास में। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था अपने पास में। आर्टिकल 39A समान कार्य के लिए समान वेतन की अपन बात करते। 48A की मैं बात करूँगा, पर्यावरण संरक्षण अपने लिए जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मेन है अपने पास में वो जोड़ी गई थी, ठीक है। अब देखो 1976 से क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्य हर 5 साल की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें क्या मिलती है, यात्रा की सुविधाएं। पूरा जितना भी ट्रेवलिंग का खर्च होगा वो भी नहीं मिलेगा, मुफ्त आवास रहने को मिलेगा, टेलीफोन, वाहन का जितना भी खर्च होगा, चिकित्सा सुविधा आदि भी इनको मिलती है। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते भी कौन निर्धारित करता है, संसद। और वह भारत की क्या संचित निधि पर आधारित है। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अपन ने बात करी, और वो क्या है संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है संसद के वार्षिक मत के अधीन तो नहीं होता है, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जो सैलरी है वो भी कौन कहाँ से जाती है, भारत के संचित निधि के कोष से जाती है। इसके बाद अपन ने बात करते हैं अपन आगे कि संसद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। पीठासीन मतलब होता है जो उसको लीड करते हैं, लीडिंग जो अपने पास में रहते हैं। तो देखो एक बात मुझे बताओ, अगर लोकसभा की बात करते हैं अपन तो लोकसभा में कौन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 18वीं लोकसभा अपनी चल रही है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको करते हैं अपने ओम बिरला। ओम बिरला क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पास में। 18वीं लोकसभा है अपने पास में, तो ओम बिरला क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पास। तो संसद के प्रत्येक सदन को अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होंगे। इसके अलावा क्या लोकसभा में सभापति का पैनल नियुक्त किया जाता है, और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है अपने पास में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है लोकसभा अध्यक्ष। अपन ने देखा था आर्टिकल 93 की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, आर्टिकल 93 की अपन बात कर रहे हैं। तो निर्वाचन एवं पदावधि की बात अपन ने कर रहे हैं, ठीक है, निर्वाचन एवं पदावधि। तो देखो निर्वाचन एवं पदावधि के लिए क्या है, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी के जो भी सदस्य रहते हैं यानी सांसद, उसको क्या बना दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। उदाहरण के लिए ओम बिरला है, उनका लगातार ये कौन सा कार्यकाल हो जाएगा, तीसरा कार्यकाल है। क्यों, क्योंकि जब क्या बीजेपी को बहुमत है तो बीजेपी के जितने भी सदस्य रहते हैं वो क्या करते हैं, एक नेता चुनते हैं अपना। तो उन्होंने किसको चुना नेता अपने पास में, उन्होंने चुना अपने पास में लोकसभा अध्यक्ष को ने ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है अपने पास में, तो उन्हीं के बीच में से चुन लिया जाता है। ठीक, देखो जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तो लोकसभा क्या है इस स्थान को, रिक्त स्थान को किसी अन्य सदस्य को चुन लेती है, और राष्ट्रपति ही लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करेगा। किसको कौन निर्धारित करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, डिसाइड करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा चेयरमैन, ठीक है।
इलेक्शन ऑफ लोकसभा चेयरमैन। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लोकसभा चेयरमैन की बात मैं कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है, तो लोकसभा चेयरमैन को कौन डेट तय करता है? प्रेसिडेंट डेट तय करता है अपने पास। फिर आमतौर पर अध्यक्ष और लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। उसके ये पद कब समाप्त हो सकते हैं? 3 मामलों में। क्या? यदि वो सदन का सदस्य नहीं रहता है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष रहने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। और यदि वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके क्या है, अपने त्यागपत्र को दे देता है। अगर अभी अपन ने देखा था राज्यसभा के सभापति कौन थे अपने? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी झुंझुनू राजस्थान से रिलेट करते हैं। तो उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा किसको दे दिया? उपसभापति। उपसभापति कौन थे? हरिवंश नारायण सिंह थे। तो हरिवंश नारायण सिंह ने सभापति का कार्यभार संभाला था। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देता है। तो क्या होती है? उसके पद को खाली माना जाता है, अपने पास में समाप्त हो सकता है। और यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया की बात करिए अपने पास में, किसकी? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब तक कि प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है कि उसे पद से हटाना है, तो उन्हें क्या है, पहले पद से हटाने से कम 14 दिन पहले क्या लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी होगी कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे? महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष क्या पीठासीन नहीं होता है। भाई जिसको आप हटा रहे हो तो वो खुद कैसे पीठासीन हो सकता है? उसको तो क्या साइड में कर दिया जाता है। किंतु लोकसभा में उसे बोलने का अधिकार रहता है और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रहता है, परंतु उसको क्या प्रिसाइड करने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या है, उसे मत देने का अधिकार भी होगा, परंतु वो मत कब दे सकता है? जब क्या होंगे, 2 साइड इक्वल हो, तो वो खुद अपना मत किस भी साइड में रखने का उसको अधिकार है अपने पास में। ठीक है, यहाँ ध्यान देने ये बात होती है, लोकसभा जब विघटित हो जाएगी तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेगा। भाई लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, परंतु अध्यक्ष के द्वारा अपना पद त्याग नहीं किया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, कई लोकसभा की बैठक तक, जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक अपना पद धारण किए हुए रहता है। ठीक है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देता है अपने पास। लोकसभा अध्यक्ष अपने देखा स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात करते हैं, तो अध्यक्ष के पद में क्या है, एक तो प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित होता है। अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता क्या है, इसकी अनिवार्य शर्त होती है। अब कौन कौन से जो है उपबंध वो तय करते हैं कि अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित रहेगी। तो पहली बात वो क्या है, सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है और उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। वही महाभियोग प्रक्रिया की बात है। अब क्या इस प्रक्रिया पर कम से कम आप पहले 50 सदस्यों का समर्थन तो लो। आपके सामने तो 50 सीटें भी नहीं है, तो आप किन 50 सीटों के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हो। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। उसका वेतन और भत्ता संसद निर्धारित करती है और दिया किस में से जाता है? भारत की संचित निधि के कोष में से दिया जाता है। उसके कार्यों और आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा होगी ना ही आलोचना होगी, अर्थात आपको कोई भी अधिकार नहीं है। उनके द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वो सर्वमान्य होगा, ना तो आप उसे चैलेंज कर सकते, ना आप उसके लिए अच्छा भी बोलने का आपको कोई अधिकार है, ना तो आप चर्चा कर सकते हो, ना ही क्या आप कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो। सदन की प्रक्रिया विनियमित रखने, आप जानते हो 3 सत्र होते हैं अपने पास में, शून्यकाल, बजट काल, मानसून काल। तो उनकी क्या मर्यादा रखने, यानी नियमित व्यवस्था करने की। डेली सदन का अगर सत्र जिस समय बुलाया गया है तो उस समय सभी सांसद क्या उपस्थित हो और सदन की कार्यवाही सही ढंग से चले। तो क्या है, उसकी शक्ति क्या है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को संपूर्ण अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से क्या सदन की कार्यवाही को हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, न्यायालय इस पर कोई भी जजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास भूमिका, शक्ति और कार्य। अब देखो क्या अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुख्य होता है। सबसे बड़ी सीट लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की होती है अपने पास में। ठीक है, तो देखो वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। बिल्कुल, सदन जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जो सर्वप्रथम उच्च पोस्ट होगी वही क्या होगा, मुख्य प्रवक्ता माना जाएगा अपने पास में। अब पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, और सभी संसदीय मामलों में क्या है, उसका निर्णय अंतिम होगा। अब वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, बल्कि इससे अधिक होगा। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और उस सदन के अंदर उच्च सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकार का भी उपभोग करेगा। अर्थात उसे क्या सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, सर्वोच्च उसे उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी और उसे क्या सर्वोच्च अधिकार मिलेगा। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोत है। 3 स्रोत कौन कौन से? पहला है भारत का संविधान। ठीक है,
पहले कौन सा है, भारत के संविधान की बात करिए, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन की बात बोली गई है अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या है, संसदीय परिपरों से अपनी शक्ति और कर्तव्यों को प्राप्त करता है। और अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य क्या है, निम्नलिखित है अपने पास में। पहली क्या है, सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए वह नियम और विधि का निर्वहन करता है। ठीक है, विधि और नियम का क्या है, निर्वहन करता है। और ये उसका क्या होता है, प्राथमिक कर्तव्य, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम। अभी अपन ने देखा था कि कोई भी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखो सदन के भीतर वो क्या होगा, भारत के संविधान, लोकसभा की जो प्रक्रिया है और कार्य संचालन नियम और संसदीय पूर्ववृत्तियों के अंतिम व्याख्याकार होता है। अर्थात लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भारत के संविधान का भी अंतिम व्याख्यान, लोकसभा की प्रक्रिया का भी और कार्य संचालन नियम का, और संसदीय पूर्वव्रतों का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब अगर लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर अपन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होता है, गणपूर्ति की अपन ने बात करी थी, आर्टिकल 100 की अपन बात करते हैं। किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 100 की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 100 में गणपूर्ति कोरम। तो देखो अध्यक्ष का ये कर्तव्य होता है कि वो गणपूर्ति कोरम के अभाव में क्या है, सदन को स्थगित कर दे। भाई जैसे 543 सीटें, तो अगर 55 मेंबर्स भी सदन के अंदर नहीं आ रहे तो क्या सदन को स्थगित कर सकता है। उस सदन की बैठक की गणपूर्ति के लिए सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। अभी उदाहरण के लिए 543 है तो कम से कम 55 तो 54.3 हुआ, तो 55 सदस्य तो मैक्सिमम चाहिए अपने को। ठीक है, 55 सदस्य तो क्या है, मैक्सिमम होने चाहिए अपने पास में। अब देखो सामान्य स्थिति में तो मत नहीं देगा, और बराबरी की स्थिति में वो मत दे सकता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित होता है तो अपने मत का प्रयोग करता है कि ये जो निर्णय लिया गया है या जो भी प्रस्ताव लाया जा रहा है वो उचित है या अनुचित है, तो उसे स्वयं विवेकानुसार वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसे मतों को निर्णायक मत बोला जाएगा, कास्टिंग वोट। और इसका तात्पर्य क्या होता है, गतिरोध को समाप्त करना, अर्थात उलझाव को समाप्त करना। इसके बाद देख लो अध्यक्ष क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उदाहरण के लिए जब भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किस आर्टिकल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, कल अपन ने पढ़ा है आर्टिकल 108 नंबर। ठीक है, 108 याद रखेंगे आप। तो 108 नंबर के अंदर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है लोकसभा का तो कौन, राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति कभी भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अंदर अध्यक्षता नहीं करता है। अगर संसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति अर्थात सीपी राधाकृष्णन कभी भी लीड नहीं करेंगे। कौन लीड करेगा, हरिवंश नारायण सिंह लीड करेंगे अपने पास में। ठीक है, अब देखो सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक भी बुला सकता है। और जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी भी अनजान व्यक्ति को चेंबर या गैलरी में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो सबको पता है अगर कोई खुफिया बात या कोई भी सीक्रेट बात किसी के बीच में चली होती है तो किसी तीसरे को जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो चेंबर के अंदर उसे जाने की अनुमति नहीं होती है। अध्यक्ष अगर किसी भी व्यक्ति को खुद स्वेच्छा से बुलाना चाहे, उस मीटिंग के अंदर शामिल करना चाहे तो उसे बुला सकता है। ठीक है, अध्यक्ष यह तय करेगा कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिल्कुल, विधेयक धन विधेयक। अब किस आर्टिकल में धन विधेयक अपन ने कल भी पढ़ा है, आर्टिकल 110 पढ़ा था अपन ने। तो आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा बोली गई है अपने पास में। और क्या अध्यक्ष तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, और उसका निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। जब राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई भी विधेयक भेजा जाता है तो उसे अध्यक्ष के द्वारा क्या पहले साइन करवाने होते हैं कि वो क्या है, धन विधेयक है। अर्थात सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष की अगर वो अनुमति होगी तो क्या है, उसके साइन के बिना वो दूसरे राज्यसभा में आप उसे नहीं भेज सकते हो। इसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची अपन ने पढ़ी ली, 52 अमेंडमेंट 1985। बार बार आपके अमेंडमेंट भी रिवाइज हो रहे हैं, बार बार अनुसूचियाँ भी आपकी रिवाइज हो रही है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंधों के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा कर सकता है। अब देखो 1992 की बात हो रही है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भाई जब भी कोई भी प्रश्न का निपटारा होगा दल बदल के अंदर तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो निर्णय उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब देखो
वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। भारत के संसदीय समूह अर्थात लोकसभा चाहे राज्यसभा की आप बात करो, जितने भी सदनों का क्या रहता है, समूह रहता है, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न सांसदों के बीच में एक कड़ी होता है। अभी अपन देखते हैं कोई भी मीटिंग अरेंजमेंट होती है अपने पास में, तो उसमें जो बैठक की अध्यक्षता है अगर वो अपने किससे जुड़ी हुई है, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, तो उसमें भाग लेने के लिए कौन जाएंगे, या तो ओम बिरला जाते हैं अपने पास में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और वो देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, आप यहाँ तक देखो, एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहो आप, 2 मिनट जल्दी देखो आप, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी क्लास, धीरे धीरे पढ़ रहे अपन, कोई जल्दी नहीं कर रहे। पीपीटी लगवाने का उद्देश्य भी यही है, जब आपको पीडीएफ डाली जाएगी तो अगर आपके सामने चीज़ रहेगी तो अपन क्या है, डायरेक्ट सिर्फ समझाने का काम है अपना। ठीक है, आपको अगर चीज़ समझ आएगी तो आप उसे एग्जाम में बिना देखे टिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपन ने कहाँ से देखा, अभी एक बार देखो, ये देख लिया था अपन ने 2 सीटों का प्रावधान। अगर वो राज्यसभा से भी क्या है सदस्य सांसद है और लोकसभा से भी, तो उसे एक सीट छोड़नी होगी। अगर वो 10 दिनों के अंदर भीतर जवाब नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली मान ली जाती है। परंतु वो एक ही सदन में रहकर अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों सीटों से क्या चुनाव जीत जाता है, तो उसे स्वेच्छा से एक सीट के क्या त्याग पत्र देना होता है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, निरर्ता। अगर वो 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल से निरर्ता पाया जाता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है पद त्याग। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से क्या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को क्या है त्याग पत्र देता है तो उसकी सीट खाली मानी जाती है। फिर अनुपस्थिति। अनुपस्थिति अर्थात कोई भी सांसद यानी कोई भी सदन का सदस्य 60 दिनों से ज़्यादा सदन को बिना बताए सदन की बिना अनुमति से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है अपने पास में। ठीक है, फिर आती है अन्य स्थिति। अन्य स्थिति क्या, यदि न्यायालय क्या उसका शून्य वो चुनाव को शून्य घोषित कर दे अपने पास में, सदन के द्वारा उसे निष्कासित कर लिया जाए, उसे किसी उच्च पद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाए। ठीक है, अगर कोई निरर्थ व्यक्ति संसद में निर्वाचित होगा तो संविधान की प्रक्रिया के द्वारा उस शून्य या अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन ने क्या देखा, शपथ या प्रतिज्ञान। तो संसद के सदस्य जो भी रहते हैं वो वोटिंग करने से पहले भाग लेने से पहले क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ अपन ने देखी, जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तो वो किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर कोई भी बिना बैठक मतलब बिना सदन का सदस्य हुए बैठक में भाग लेना चाहता है तो उसे डेली के 500 रुपये देने होंगे अपने पास में। परंतु 500 रुपये देने से पहले क्या है, वो प्रतिज्ञान लेने से पहले देना होगा। और वो जानता है कि वो अर्हता नहीं रखता है, उस सदस्यता के लिए भी अर्हता नहीं है। वेतन और भत्तों की बात आई थी तो अपन ने देखा था 2018 का अधिनियम बना था, 50,000 सैलरी से 1 लाख बढ़ा दी गई थी। और दैनिक जो भत्ता था वो 1,000 से बढ़ाकर डेली के लिए 2,000 कर दिया गया था अपने पास में। और हर 5 साल के लिए क्या पेंशन अलाउ होगी। पेंशन कहाँ से दी जाएगी, भारत के संचित निधि कोष से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है या मुख्य न्यायाधीश है तो उसे जो सैलरी और उसकी जो रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन है वो कहाँ से दी जाएगी, भारत के संचित निधि कोष से। परंतु मैं राज्यों की बात करूँ तो राज्यों के अंदर जो हाई कोर्ट और उनके मुख्य न्यायाधीश के जो जज रहते हैं तो वो क्या उनको सैलरी तो दी जाती है राज्य के संचित निधि कोष से, परंतु उनको जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है भारत के संचित निधि कोष से। तो सैलरी और पेंशन राज्यों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, वेतन और भत्ते अपन ने देख लिए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अर्थात सदन का संचालन कौन करता है। अपन बात करें लोकसभा की तो लोकसभा के अंदर सबसे जो बड़ा नेता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है नेता तो। परंतु संसद की जो कार्यवाही है वो कौन करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है अपने पास में। तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। और लोकसभा में तो सभापति का पैनल होता है और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। फिर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। निर्वाचन और पदावधि की अपन ने बात करी थी, तो जो सदन के जो सदस्य रहते हैं बहुमत दल के नेता, वो क्या करते हैं, उनमें से एक ही क्या करते हैं, सदन का जो नेता रहता है उसको ही लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को नियुक्त करता है अपने पास में। इसके बाद आते हैं लोकसभा के जो क्या है जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद क्या 3 मामलों में समाप्त किया जा सकता है। और 3 मामले कौन कौन से, सदन का सदस्य नहीं हो, खुद अपने जो त्याग पत्र वो क्या देते उपाध्यक्ष को देते। परंतु लोकसभा की जो क्या है तत्कालीन जो भी प्रस्ताव है मतलब उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। महाभियोग लाने से 14 दिन पहले आपको क्या है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी है, उसके बाद ही आप क्या है महाभियोग की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी उसको हटाने का प्रावधान चालू है तो क्या वो सदन में पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, परंतु उसे अपने खिलाफ अपने जो साथ में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने मत देने का अधिकार होता है। ठीक है,
ये अपने को ध्यान रखना है। अब लोकसभा विघटित होती तो कभी भी अध्यक्ष अपना पद त्याग नहीं करता जब तक कि नई लोकसभा का क्या गठन नहीं हो जाता अपने पास में। इसके बाद अपन ने देखा था लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ये अपन देख चुके थे कि कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन जारी होता है और उसके कार्यों और आचरणों की ना तो लोकसभा में आप चर्चा कर सकते हो ना आप आलोचना कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, भूमिका, शक्ति और कार्य। वो क्या होता है, संसद की जितनी भी सदस्यों की शक्तियाँ रहती है और कर्तव्य उनका विशेष अभिभावक होता है। उस सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अब देखो 3 भारत का संविधान लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम की अपन बात कर रहे हैं, तो उन कार्य की शक्ति को प्राप्त करता है अपने पास में, ठीक है। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है और ये उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है और उसका निर्णय क्या माना जाता है, अंतिम माना जाता है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, जो मोटा मोटा था एंटी डिफेक्शन गणपूर्ति कोरम की बात अपन ने करी है। इसके बाद में अपन ने देखा है कि किसी भी अन्य तीसरे व्यक्ति को गैलरी में या जो भी अपने पास में क्या रहता है चेंबर, उसमें जाने की अनुमति नहीं होती है। फिर 10वीं अनुसूची अपन ने देख ली थी। अब देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं चलो यहीं अपन देख रहे हैं, ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अध्यक्ष क्या तय करता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है और उसका निर्णय क्या माना जाता है, अंतिम। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति के जो भी सहमति के लिए भेजे जाने वाला पत्र वो पहले सत्यापित होता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है। 10वीं अनुसूची अपन देख चुके थे। अब देखो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है। जैसे जन लेखा समिति हो गई अपने पास में, ठीक है, लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, उन सबके सभापति जो रहते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनके कार्यों का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। वो स्वयं भी किसका अध्यक्ष होता है, एक तो कार्य मंत्रणा समिति। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष के पास 3 होती है, ठीक है, तो 3 कौन कौन सी होती है ये भी अपन देख लेते हैं। एक तो कार्य मंत्रणा समिति की अपन बात करें, कार्य मंत्रणा समिति अपने पास में। एक सामान्य प्रयोजन, देख लो एक बार सामान्य प्रयोजन है या नहीं है, देख लो ये रहा सामान्य प्रयोजन दे रखा अपने पास में, ठीक है। तो सामान्य प्रयोजन का भी होता है और एक नियम समिति का होता है, ठीक है। एक किसका अध्यक्ष होता है, नियम समिति का, नियम समिति का होता है और एक सामान्य प्रयोजन का होता है अपने पास में, ठीक है। सामान्य प्रयोजन संबंधी, सामान्य प्रयोजन समिति का ये अध्यक्ष होता है अपने पास में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और अभी इन सबका जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला अपने पास में, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। चलो लोकसभा उपाध्यक्ष की अपन बात करते हैं। किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है लोकसभा उपाध्यक्ष का, सेम एज इट इज समय लोकसभा अध्यक्ष का मिला था, लोकसभा उपाध्यक्ष का भी उसमें मिलेगा, आर्टिकल 93 के अंदर मिलेगा। तो अध्यक्ष की तरह क्या है, उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद में उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करेगा, अध्यक्ष। और अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। और उपाध्यक्ष के द्वारा जो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा तय की जाती है, अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा तो क्या लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुन सकती है, ठीक है। अध्यक्ष की तरह क्या है, उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है। अब 3 परिस्थितियों में अपना पद छोड़ता है, क्या उसका, अगर वो सदन का सदस्य नहीं है, अध्यक्ष को क्या कर दे, अपना त्याग पत्र दे दे। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष त्याग पत्र देता है अध्यक्ष को, ठीक है। अब देखो लोकसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया की बात करिए। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है उसी प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाए जाने की बात करिए, परंतु 14 दिन पहले क्या सूचना देनी होगी कम से कम, ठीक है। इसके बाद आता है अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर क्या उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। भाई अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उनकी जिम्मेदारियों का या कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा और दोनों स्थितियों में वो क्या होगा, अध्यक्ष की शक्तियों का निर्वहन करता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अभी अभी मैंने चर्चा करी आपसे क्या कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 के अंदर। अगर लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहा है परंतु अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष। परंतु उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता बाद में किसके द्वारा की जाएगी, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है, ठीक है।
देखो ये हो गया संयुक्त बैठक में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय कि उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, बिल्कुल वो प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हुआ, संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ। फिर उपाध्यक्ष के पास एक विशेष अधिकार होता है, वो क्या है, उसे जब भी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो क्या करता है, स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाएगा। अगर संसदीय समिति का सदस्य बनाएंगे तो क्या वो स्वाभाविक रूप से सभापति बन जाएगा। और अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होगा तो पहली बार तो मत नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब जब अगर अध्यक्ष पीठासीन नहीं है तो उपाध्यक्ष है तो पहली बार मत नहीं दे सकता, परंतु जब मत देने की बराबर की दशा जाएगी, दोनों तरफ सेम वोट हो रहे, तब वो क्या है, अपने मत को प्रदान कर सकता है। और जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब वो पीठासीन नहीं हुआ, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होगा। ठीक जिस प्रकार से अध्यक्ष की अपन ने बात करी थी, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान होगा तो क्या होगा, वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से उपाध्यक्ष है, अगर उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान है तो वो क्या होगा, पीठासीन नहीं होगा, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, अब देखो जब अध्यक्ष में क्या, सदन में पीठासीन होता है, ठीक है, अध्यक्ष क्या है, सदन में पीठासीन है, और उपाध्यक्ष क्या है, सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह माना जाता है। उसे सदन में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और किसी भी प्रश्न पर मत देने का भी अधिकार किसको होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को होता है। और उपाध्यक्ष क्या है, संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते का हकदार होता है। और जो भारत की संचित निधि, बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, CFI की मैं बात कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष क्या, कौन देगा उपाध्यक्ष को भी, संसद के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते किस में से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि कोष में से दिए जाएंगे अपने पास। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सत्ताधारी दल के नेता होते थे, परंतु 11वीं लोकसभा से सहमति हुई कि अध्यक्ष तो क्या हुआ, सत्ताधारी दल का, और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए, अर्थात विपक्ष को भी क्या समान वो मौका मिलना चाहिए अपने पास में। जन लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही होता है। राजस्थान विधानसभा में जन लेखा समिति है तो उसका अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली, जो क्या है कांग्रेस के नेता है, ठीक है, परंतु सरकार किसकी, बीजेपी की अपने पास में, ठीक है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सत्ताधारी दल के नेता होते थे। 11वीं से बोला गया कि अध्यक्ष तो सत्ताधारी दल का और विपक्षी वो जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से होगा, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई भी अलग शपथ नहीं लेंगे। भाई अपन ने पहले देख ली थी कि जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं उन्हें शपथ लेने से पहले, शपथ उन्हें कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। शपथ लेने के बाद भी उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अन्यथा उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाता है। तो उनको सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक इसी प्रकार से जब उन्हें उपाध्यक्ष या वो अध्यक्ष का पद धारण करेंगे तो उसके लिए कोई भी अलग से शपथ का प्रावधान नहीं किया गया अपने पास में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तक आज रखते हैं अपन, इसके आगे कल पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना मेन टारगेट कंप्लीट करना नहीं है। कंप्लीट तो क्या है, मैं 2 घंटे में भी कर दूंगा, परंतु एक एक चीज़ को अपन बिल्कुल डिटेल में, मैंने PPT बनवाई आप लोगों के लिए, उसके बाद एक एक चीज़ करके अपन बिल्कुल धीरे धीरे से समझते चल रहे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियरिटी, अपना मेन उद्देश्य क्या है, आपकी कंसेप्ट क्लियर करना, ना कि कोर्स कंप्लीट करना। कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, परंतु जब तक आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, तो फिर ऐसी पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं है। क्रॉन्च एकेडमी हमेशा चाहती है कि जो भी बच्चा क्रॉन्च एकेडमी से पढ़े वो आगे जाके अगर वो पढ़ाए, खुद भी पढ़ाए या फिर किसी भी क्षेत्र में वो जाए, तो उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दो, आजकल कंसेप्चुअली क्वेश्चन आ रहे, ये तो ही नहीं कि उठा के सीधा पूछ लिया कि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। SSC में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, परंतु जब आप स्टेट PCS दोगे या UPSC दोगे, रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसके अंदर आजकल डीप में नॉलेज पूछी जाने लगी है। तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, इसके लिए आपको बिल्कुल कंसेप्ट से एक एक चीज़ क्रॉन्च एकेडमी हमेशा से प्रोवाइड करती है अपने पास में, ठीक है। तो ये आज अपन ने देखा अनुपस्थिति, पद त्याग, ये सब अपन दे चुके, अन्य स्थिति। अब आप एक काम करना, क्लास आप देखना, क्लास के बाद में टॉपिक लिख लेना आप अलग से कि ये टॉपिक बताए थे, तो टॉपिक के बाद में आप खुद सोचना कि क्लास आज हमने देखी, क्लास के अंदर ये बोला था इस टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक को आप खुद रिवाइज करोगे ना, तो आपको चीज़ें याद होगी अपने पास, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान अपन देख चुके, 99 आर्टिकल था, वेतन भत्तों की बात अपन कर चुके, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आज अपन ने पढ़ी। संसद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन होगा, उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा के कौन होंगे, उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
110 में क्या है, धन विधेयक। 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर। 112 के अंदर किसकी बात करते हैं अपन, 112 में अपने पास में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात अपन करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास आपको समझ आई है तो सबसे पहले तो क्रॉन्च एकेडमी को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बता के जाना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है, और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।